हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्रो अकेडमी। सो दोस्तों, आज की क्लास में रिवीजन करने जा रहे हैं हॉर्टिकल्चर। काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके मेजर में आता है और अभी PSCFO के मेंस के पेपर में आप यहां से 8 से 12 क्वेश्चन की उम्मीद लगा सकते हैं। ठीक है, हर साल पूछे गए हैं और क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डीप में नहीं आते हैं। क्वेश्चन कई बार आपको हेडिंग से मिल जाएंगे, जो आपके अलग अलग ब्रांचेस हैं वहाँ के डिफरेंसन से मिल जाएंगे। ठीक है, और भी कौन कौन से इंपॉर्टेंट एरिया से क्वेश्चन बनते हैं उसको डिस्कस करूँगा। तो मैं ट्राई करूँगा कि आज की क्लास में रिवीजन तो आपको हो ही जाए कंप्लीट, हॉर्टिकल्चर से बेसिक आपका पूरा क्लियर हो जाए और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पता चल जाए। तो क्लास को पूरा देखिए। अगर आपने कहीं से पढ़ रखा है तो आपका एक रिवीजन हो जाएगा। अगर आपको बिल्कुल आइडिया नहीं क्या होता है हॉर्टिकल्चर, तो मैं आप वादा करता हूँ कुछ चीज़ें जो भी मैं बताऊँगा आपको पूरा का पूरा समझ में आने वाला है। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। हम लोग 10K के बहुत ही करीब है। अगर आपका सपोर्ट रहा तो इसी महीने में हो जाएंगे। ठीक है, तो सपोर्ट दिखाइए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो हॉर्टिकल्चर को बेसिक स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा क्वेश्चन है, उसको देखिए। इस क्वेश्चन का डालने का मकसद यही है कि आपको थोड़ा सा आइडिया कहाँ से हम लोग पढ़ने वाले हैं आज के लेक्चर में और किस एरिया से क्वेश्चन पूछता है BPS। तो क्वेश्चन है, विच टर्म रेफर टू प्लांट हुज प्रोडक्ट आर यूज्ड एज अ फूड एडजंक्ट टू एड अ टेस्ट। एग्जैक्ट क्वेश्चन आया हुआ नहीं है, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आए हुए हैं आपके एग्जाम में। तो बेसिक क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि भैया हमारे खाने में टेस्ट को और बढ़ावा दे, जायका को बढ़ा दे, ऐसा कौन सा प्लांट का प्रोडक्ट हम इस्तेमाल करते हैं। तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज होंगे स्पाइसेस एंड कॉन्डिमेंट में। तो क्वेश्चन कहाँ से बना, डायरेक्टली आपके डिफिनेशन से बना हुआ है। जो आपके अलग अलग ब्रांचेज हैं हॉर्टिकल्चर के, उनके डिफिनेशन से क्वेश्चन बना हुआ है। तो आगे हम देखेंगे इन सब चीज़ों के बारे में, उसके बाद आसानी से आप आंसर मार्क कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है हॉर्टिकल्चर। तो यहाँ इसके लिए सरकार काफ़ी ज़्यादा काम कर रही है। नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड बनाया गया है जिसमें हमारे इंडिया के अलग अलग जो प्रोडक्शन हो रहे हैं हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में। ठीक है, फ्रूट हो गया, वेजिटेबल्स हो गया, प्लांटेशन क्रॉप्स हो गए, फ्लोरिकल्चर में जितने फ्लावर्स वगैरह आ जाते हैं, तो उनका प्रोडक्शन कितना हो रहा है भैया, कहाँ पे कितना एक्सपोर्ट हो रहा है, कितना इंपोर्ट हो रहा है, सारी चीज़ों के बारे में डाटा वो रखते हैं। लेकिन अभी मैंने जब जाके देखा वेबसाइट पे तो बहुत सारे डाटा अभी अपडेट नहीं है, इसलिए मैंने करंट के डाटा को इंडियो में रखा हूँ। कुछ PIB में कुछ मुझे मिलेंगे तो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा पोल बना के। तो टेलीग्राम पे हमारे से जुड़े रहिए, डिस्क्रिप्शन में आपके पास लिंक है। तो अगर आप हॉर्टिकल्चर पढ़ रहे हैं तो अगर आप बेसिक भी नहीं जानते हैं तो डिफिनेशन देखिए। हॉर्टिकल्चर एक एग्रीकल्चर का ही ब्रांच है। एग्रीकल्चर इतना बड़ा वास्ट है। ठीक है, कितना इंपॉर्टेंस आपको पता होगा। हमारे से 60% जनता एग्रीकल्चर पर निर्भर है और उसमें एक ब्रांच है आपका हॉर्टिकल्चर। ठीक है, हॉर्टिकल्चर में भी अलग अलग ब्रांचेज हैं, उसको हम आगे देखेंगे। लेकिन तो हॉर्टिकल्चर में अगर आप पढ़ने जा रहे हैं, कोई भी क्रॉप आपने उठा लिया मान लो, तो आपको पहले आइडिया होना चाहिए कहाँ कहाँ से उस क्रॉप के बारे में क्वेश्चन बन सकते हैं। चाहे आपको फ्रूट क्रॉप हो, वेजिटेबल से रिलेटेड हो, प्लांटेशन क्रॉप आपने उठा लिया है या फिर फ्लोरिकल्चर से पढ़ा रहे हैं, तो किस किस एरिया से क्वेश्चन आए हैं। जैसे आपने कोई भी क्रॉप उठा लिया तो उसके बारे में सबसे पहले उसका बोटेनिकल नेम याद कर लेना। ठीक है, उसकी फैमिली के बारे में पूछते हैं, फैमिली के बारे में क्वेश्चन बने हुए हैं। ठीक है, मेजर क्रॉप अभी भी आके बताऊँगा कौन कौन से क्रॉप के पढ़ने हैं। ठीक है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका वेराइटी, इसमें आपका स्पेसिंग पूछ लेते हैं। ठीक है, प्लांट स्पेसिंग कितना होता है और प्लांटिंग टाइम से क्वेश्चन बने हुए आपके एग्जाम में। PS से क्वेश्चन बन जाएंगे। मेजर जो क्रॉप हैं आपके, ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना होता है, स्टोरेज के लिए कितना होता है, कूलेस्ट टेम्परेचर कितना सह सकता है। ठीक है, वो सारी चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगे। और किस टाइप का फ्रूट है, इसे टाइप ऑफ फ्रूट के बारे में क्वेश्चन बन जाता है कि भैया ये क्लाइमेट्रिक है कि नॉन क्लाइमेट्रिक है, टेम्परेट, ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, किस टाइप का फ्रूट है। और इसमें आपका प्रोपगेशन मेथड, यहाँ से क्वेश्चन बने ही बने आपके एग्जाम में। और आपका आइसोलेशन डिस्टेंस से क्वेश्चन बने हैं, आइसोलेशन डिस्टेंस। और कभी कभार आपको रिवोल्यूशन दिख जाएंगे, रिवोल्यूशन से क्वेश्चन। ठीक है, और एंड में आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट डिजीज़ वाला पार्ट। तो अलग अलग जो मेजर क्रॉप है फ्रूट क्रॉप में, उनके डिजीज से क्वेश्चन बने हुए आपके एग्जाम में। तो अगर कोई भी क्रॉप उठा रहे हैं तो ये सब एरिया आपको कवर करना पड़ेगा। जैसे कौन कौन से क्रॉप हो गए, सबसे पहले आपको मैंगो याद कर लेना, मैंगो के बारे में ये जानकारियाँ आपके होनी चाहिए। दूसरा आपका बनाना। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बने हैं। तीसरा आप पपाया रख सकते हैं, पपाया। चौथा गुआवा। ठीक है, पाइनएप्पल ले लीजिए, पाइनएप्पल से क्वेश्चन आए हैं। और सिट्रस का जितना भी ग्रुप है आपका, ठीक है, सिट्रस के अलग अलग ग्रुप हैं, उनसे क्वेश्चन बने हुए हैं। आल ग्रुप का आपको याद करना पड़ेगा। इसमें आप सपोटा और ग्रेप इम्पॉर्टेंट है और पोमोग्रेनेट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, पोमोग्रेनेट के साथ आप फिग भी याद कर लो,
फिग के बारे में जानकारी, बेर के बारे में जानकारी। तो ये कुछ मेजर क्रॉप हैं, 10 मैंने आपको बता दिए। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंसे हैं और इसमें आप लीची भी ऐड कर सकते हैं, लीची से भी क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। तो ये 10-11 क्रॉप हैं जिनको काफ़ी अच्छे से स्टडी करना पड़ेगा इन सभी एरिया से, जो हर साल देखने को मिले हैं। कौन सा एरिया आपका, वैरायटी तो इम्पॉर्टेंट है, ये स्पेसिंग याद करना, डिफिशियंसी सिम्टम्स, प्लांटिंग टाइम, प्रोपगेशन मेथड, आइसोलेशन डिस्टेंस, पीएच, टेम्परेचर वगैरह तो आपके जुबान पे रटा होना चाहिए इन सभी क्रॉप के बारे में। ठीक है, तो सारा डाटा मैंने आप जानकारी दे दिया। अब बेसिक स्टार्ट करेंगे आपका हॉर्टिकल्चर। ठीक है, इनके डिफिनेशन अलग अलग ब्रांचेस के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो ब्रांचेस समझ लेते हैं, ब्रांचेस ऑफ हॉर्टिकल्चर। ठीक है, कौन कौन से ब्रांचेस हैं उनके बारे में समझेंगे इत्मीनान से। इसके लिए बहुत टाइम नहीं लूँगा मैं, आधा घंटा नहीं पढ़ा रहा ब्रांचेस, सिंपल तरीके से आप ही बताइए पहला कौन सा ब्रांच है, पोमोलॉजी। ठीक है, पोमोलॉजी में क्या समझते हैं आप लोग, पोमोलॉजी से क्या समझते हैं, आपका ये पोमो यानी कि फ्रूट और लॉगी यानी कि स्टडी। तो किसकी स्टडी करने वाले, स्टडी ऑफ फ्रूट क्रॉप, सिंपल स्टडी ऑफ फ्रूट क्रॉप। जितने भी हमने एग्जाम्पल के तौर पे आप देख लीजिए, जितने भी हमने अभी पीछे बात किया फ्रूट क्रॉप, मैंगो, बनाना, पपाया, ये सारी चीज़ें ये हम इसमें स्टडी करने वाला। ये आपका ग्रीक वर्ड का, ग्रीक भाषा का शब्द है पोमोलॉजी, याद करना, ग्रीक भाषा का, इधर लिख देता हूँ। ठीक है, ग्रीक भाषा का शब्द है। दूसरा बताइए, दूसरा इसमें फ्लोरिकल्चर फिर ओलरीकल्चर। ओलरीकल्चर लेकर चलते हैं, ओलरीकल्चर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, जितने वेजिटेबल्स हैं, स्टडी ऑफ वेजिटेबल क्रॉप। समझ गए, वेजिटेबल क्रॉप जितने भी हैं उसमें हम ओलरीकल्चर में स्टडी करेंगे। और ये आपका लैटिन भाषा का शब्द है ओलरीकल्चर। ठीक है, तीसरा बताइए, तीसरा में हम लोग क्या देख रहे हैं, फ्लोरिकल्चर। ओके, फ्लोरिकल्चर क्या समझते हैं, स्टडी ऑफ फ्लावर्स। तो फ्लावर्स में आपके कमर्शियल आ जाता है। ठीक है, कमर्शियल लेवल पे अगर आप फ्लावर की खेती कर रहे हैं, यानी आप रोज़ उगा रहे हैं। ठीक है, कमर्शियल लेवल मतलब कि आप उससे इकोनॉमिक वैल्यू लेना चाहते हैं, अपने लिए नहीं, आप बेचने के लिए उगा रहे हैं। ठीक है, काफ़ी अच्छे दाम मिलते हैं फ्लावर्स के। अभी आप शादी विवाह का सीजन चल रहा होगा, आपने देखा होगा कि बहुत तगड़े बिक रहे होंगे फूल वगैरह, दूल्हे की गाड़ी से जाने के लिए, मंडप वगैरह में से जाने के लिए। ठीक है, तो आपके ऑर्नामेंटल प्लांट भी बिकते हैं, ऑर्नामेंटल फ्लावर। तो ये भी आपके सुगंधित जो भी सजावट के लिए फूल्स वगैरह रहते हैं, ऑर्नामेंटल फ्लावर्स के अंडर में आ जाते हैं। तो इसकी भी स्टडी हम लोग इसमें करते हैं। इसमें रोज़ और जैस्मीन भी एग्जाम्पल में रख सकते हैं। इसमें आपका आ जाता है एग्जाम्पल के तौर पे डहेलिया और जेनिया। ठीक है, ये दो एग्जाम्पल इसमें याद रख सकते हैं। अगला बताइए, चौथा इसमें कौन सा, अर्बोरिकल्चर। तो ये नाम अलग दिख रहा होगा आपको, क्या समझते हैं इससे। तो हॉर्टिकल्चर के इस ब्रांच में हम लोग वो सारे प्लांट की स्टडी करने वाले हैं जो कि छांव प्रदान करते हैं टिम्बर के रूप में। मतलब कि आपने देखा होगा बड़े बड़े गार्डन बने होते हैं, तो वहाँ पे एक इस डिज़ाइन का पेड़ बनाया गया होता है, मतलब पेड़ का डिज़ाइन बना दिया है। ठीक है, एस्थेटिक वैल्यू देने के लिए वहाँ पे एज ए एवेन्यू क्रॉप हम लोग उसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी इसमें आ जाती हैं। तो इसका डिफिनेशन कैसे लिखेंगे, इसमें हम रेजिंग द पेरेनियल ट्री फॉर शेड, छांव प्रदान करने के लिए, एवेन्यू के लिए। ठीक है, या फिर कोई एस्थेटिक वैल्यू प्रदान करने के लिए। समझ गए। अभी आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे तो इमेज के साथ आपको समझा दूंगा। पहले इतना बस याद रखो क्या होता है आर्बोरिकल्चर। और इसका क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम में कि हम लोग अगर किसी शेड या फिर टिम्बर, एस्थेटिक वैल्यू या फिर आपको एवेन्यू क्रॉप का कोई जिक्र हो किसी डिफिनेशन में कि ऐसी चीज़ें स्टडी किस में करते हैं, तो अर्बोरिकल्चर आपको याद रखना। अगला बताइए, इसमें हम प्लांटेशन क्रॉप के बारे में पढ़ते हैं। प्लांटेशन क्रॉप, तो टी हो गया आपका, कॉफ़ी, रबर। टी के बारे में क्वेश्चन पिछले बना था, वो पाइनएप्पल की वैरायटी पूछी गई थी। आई थिंक पाइनएप्पल बताया कि नहीं मैंने, इसमें पाइनएप्पल हाँ लिखवाया है। तो चीज़ें भाई और भी जो बाकी क्रॉप हैं उसको याद कर लेना।
प्लांटेशन क्रॉप में हम किसकी स्टडी करते हैं? तो अगर आप टी उगाएंगे खुद क्यों नहीं उगाएंगे? ऐसा होता है क्या? ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो जितने भी आपके प्लांटेशन क्रॉप हैं, टी, कॉफ़ी और रबर, टोबैको और कोकोनट, तो ये सारी चीज़ें हम लोग कमर्शियल लेवल पे उगाते हैं। ठीक है, समझ गए? किसके लिए? कमर्शियल पर्पज़। कमर्शियल लेवल पे हम लोग किस खेती करते हैं? एक्सटेंसिव लेवल पे, कि भाई साहब मतलब कि इसके लिए भी उसके टाइप का क्लाइमेट चाहिए, हर जगह नहीं उगा सकते आप टी कॉफ़ी को। तो आसाम का टी बहुत ज़्यादा फेमस है, आप केरला चले जाइए, वहाँ पे चेन्नई वगैरह के साइड में आपको प्लांटेशन क्रॉप मिल जाएंगे। तो इसका केवल और केवल पर्पज़ क्या है? प्लांटेशन क्रॉप का कमर्शियल लेवल उगाना है, यहाँ से पैसे जनरेट करने हैं। ठीक है, और भी है, उसको समझते हैं। 5 हो गए, छठवां बताइए। छठवां आपका मेडिसिनल प्लांट। ठीक है, मेडिसिनल प्लांट में किसकी स्टडी करने वाले हैं? इसके बारे में पिछले साल और उसके पिछले साल क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेडिसिनल प्लांट। तो ऑप्शन बहुत कन्फ्यूजिंग था, जिनको पता होगा वो लोग आंसर मार के आए होंगे। तो इसमें हम लोग ड्रग वगैरह, मतलब कि जो दवाइयाँ वगैरह बनती हैं, औषधि के रूप में हम लोग मेडिसिनल प्लांट को उगाते हैं। ग्रोइंग फॉर द मेडिसिनल पर्पज़ या फिर ड्रग बनाने के लिए। ठीक है, मेडिसिनल पर्पज़ आ सकते हैं, या फिर इसमें बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं जिसमें एरोमेटिक प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं। ठीक है, मतलब कि उसमें काफ़ी रिच सोर्स होता है उस सुगंध का, कि भाई कुछ दवाइयाँ आपने खाई होंगी तो आपको पता लग रहा होगा कैसी स्मेल आती है, दवाइयों की अलग ही स्मेल होती है। तो कुछ एरोमेटिक प्रॉपर्टीज़ होती है, उसके लिए भी हम इसमें स्टडी करते हैं। मेडिसिनल प्लांट में ये सारे चीज़ आ जाती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप इसमें अश्वगंधा का जो पेड़ है, पिपरमिंट आपने नाम सुना होगा, उसकी भी अलग से स्मेल आती है। पेरीविंकल, ये आपका एक प्लांट है, इस मेडिसिनल में आएगा। ओपियम और आपका मेथी भी आपका मेडिसिनल प्लांट में आती है। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल दे दिए। और एक अगला बताइए, 7वें नंबर पे कौन सा ब्रांच है? इसमें हम लोग स्पाइसेस एंड कॉन्डिमेंट का एक अलग से ब्रांच बना गया है। इसमें हम सिर्फ इन्हीं क्रॉप्स के लिए स्टडी करते हैं। अब हम अभी थोड़ा समझते हैं। हमने क्वेश्चन इसी के बारे में बनाया था कि भैया स्पाइसेस है, कॉन्डिमेंट है। तो एक बात ध्यान से समझ लो कि अगर कॉन्डिमेंट की बात होगी तो क्या करेगा? टू ऐड टेस्ट ओनली। ठीक है, यहाँ पे टेस्ट ऐड करने की बात हो रही है। अगर आपको दिखता है कि अगर कॉन्डिमेंट की बात हो तो वहाँ पे टेस्ट ऐड होगा। अगर स्पाइसेस की बात आ गई वो सिर्फ टेस्ट ही ऐड नहीं करेगा, उसके साथ साथ इसमें एरोमा एंड फ्लेवर। ठीक है, तो ये इसमें आपको प्रदान करता है। स्पाइसेस में एरोमा एंड फ्लेवर दोनों की बातें होंगी, और कॉन्डिमेंट में सिर्फ और सिर्फ किसकी बातें होंगी? टेस्ट की। समझ गए? एग्जांपल हम बताते हैं आपको। टेस्ट ऐड करने की बात हो रही है तो इसमें सबसे बड़ा एग्जांपल क्या आएगा? रेड चिली, जो कि शाहरुख खान के प्रोडक्शन हाउस का नाम है, रेड चिली। टर्मरिक आपका आ जाएगा। और इसमें जिंजर काफ़ी बड़ा एग्जांपल है, जिंजर भी टेस्ट ऐड करने में काफ़ी बड़ा योगदान रहता है इसका। तो एक 3 एग्जांपल याद रखते हैं इसके लिए। और एरोमा और फ्लेवर अगर हमको लेना है तो पेपर ले लो भैया, एंड आपका कॉर्डिमम। ठीक है, तो ये 2 एग्जांपल याद रख सकते हैं। एरोमा और फ्लेवर आपको ऐड करना है खाने में, तो ये सारे एग्जांपल हैं। ठीक है, तो ये आपका स्पाइसेस एंड कॉन्डिमेंट भी आपके हॉर्टिकल्चर का एक ब्रांच है, और इसमें हम इस चीज़ों की स्टडी करते हैं। इससे क्वेश्चन आपको पूछा गया था क्या, कि टेस्ट ऐड कर रहा है हमारे खाने में, तो कौन से किसका प्लांट का प्रोडक्ट है, आपका कॉन्डिमेंट्स में आएगा। ठीक है, टेस्ट ओनली अगर फ्लेवर्स और इसकी बातें हो, एरोमा की, तो आपका स्पाइसेस में आएगा। ठीक है, समझ गए? ये हो गया। एक और है इसमें 8वें नंबर पर लिख लो, लैंडस्केप गार्डनिंग। तो ये भी ब्रांच इसी में आता है, हॉर्टिकल्चर के अंदर में। और इसमें हम लोग मेन फोकस करते हैं जो अलग अलग पार्क हैं हमारे कंट्री में। ठीक है, बहुत सारे ऐसे पार्क हैं जो दूसरे कंट्री के डिज़ाइन पे बने हुए हैं, तो उनमें जो ब्यूटीफाई करना रहता है, जो अलग अलग लैंडस्केप रहते हैं ना, कि भाई कहाँ पे कौन सा पेड़ लगेगा, कैसा हमको कटिंग करना है, पेड़ को कैसे बनाना है, किस एरिया में लॉन लगाना है, किस में नहीं लगाना, तो सारी स्टडी हम लोग लैंडस्केप गार्डनिंग में करते हैं। और इसमें एक और लिख लो,
एरोमेटिक प्लांट्स भी इसमें आ जाते हैं इसके ब्रांच में, जिसमें हम लोग वो जैसे एरोमा जिसमें होता है ना, सुगंध देते हैं, तो उसमें सेंट वगैरह बनाने के लिए हम लोग उस सभी प्लांट का इसमें कल्टीवेशन करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे इसमें आप लेमन ग्रास का एग्जांपल ले सकते हैं, जिसको हम लोग सॉप बनाने के लिए, साबुन बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। लक्स का साबुन आता है ना, और एक कौन सा साबुन है, हाँ जैस्मिन और मोगरे की भी साबुन आती है, आपने देखा होगा। तो ऐसे जो एरोमेटिक प्लांट है इनका यही पर्पज़ ग्रो करने का, जो अलग अलग हमको सेंट बन जाए, अलग अलग कोई प्रोडक्ट बन जाए, तो वहाँ से सुगंधित चीज़ें आपको मिले। और इसमें आपका सिट्रोनेला ग्रास प्लांट आ जाता है, जो कि आपका एरोमेटिक प्लांट के अंडर में है। और भी कुछ एग्जांपल लिख सकते हैं, रोजमेरी, ठीक है, रोजमेरी एंड मिंट हो गया, इसमें आपका एरोमेटिक प्लांट में आएगा। और आप इसमें लेवेंडर भी ऐड कर सकते हैं, लेवेंडर, ठीक है। तो कुछ एग्जांपल हैं जो कि एरोमेटिक प्लांट में आएंगे, तो याद रखना। और गार्डनिंग वगैरह बता दिया मैंने, लैंडस्केप गार्डनिंग का। तो ये कुछ इसके ब्रांचेस थे जो मैंने आपको समझा दिया, क्या स्टडी इसमें करते हैं कुछ एग्जांपल के साथ साथ। अब मेन स्टडी हमारी स्टार्ट होती है हॉर्टिकल्चर में, यहाँ से, ठीक है। अब पॉलिनेशन पढ़ेंगे सबसे पहले, क्रॉस पॉलिनेशन क्या है, सेल्फ पॉलिनेशन क्या है, ये सब चीज़ें हम सीखने वाले हैं। तो पॉलिनेशन को आसान बनाने के लिए मैंने यहाँ पर डायग्राम ऐड किया हुआ है, इसको देखिए आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो पॉलिनेशन को आसान बनाने के लिए मैंने यहाँ पे डायग्राम ऐड किया हुआ है, इसको आप एक बार देख लीजिए, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो सिंपल जो डिफिनेशन बोलता है, जो प्रोसेस है आपको पॉलिनेशन का बोलते हैं कि भैया किसी भी फ्लावर का पोलिंग यानी कि मेल पार्ट का ट्रांसफ़र हो जाना कहाँ पे, स्टिग्मा पे, यानी कि फीमेल पार्ट पे, तो वो आपका प्रक्रिया क्या बोलता है, पॉलिनेशन, ठीक है। अब ये सेम फ्लावर होगा, डिफरेंट फ्लावर होगा, उसके लिए अलग अलग नाम दिए गए हैं। तो सबसे पहले आप समझ गए क्या होता है डेफिनेशन, क्या होता है इसकी प्रोसेस। तो पोलिंग रिंग का ट्रांसफ़र हो जाना, मेल पार्ट का ट्रांसफ़र हो जाना कहाँ पे, स्टिग्मा यानी कि फीमेल पार्ट पे, ताकि वहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो, फ्रूट बने, सीड बने, ठीक है। तो मेन पर्पज़ है ये पॉलिनेशन के लिए। अब इसमें दो टाइप हैं, सेल्फ पॉलिनेशन है, दूसरा आपका क्रॉस पॉलिनेशन। तो क्रॉस पॉलिनेशन सबसे पहले से ये डायग्राम उसी के लिए बनाया गया है, तो यहाँ पे हेडिंग डाल लो, क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। तो पॉलिनेशन के आगे क्रॉस लगा दिया, इसका क्या मतलब बोल दिया कि भैया बस इतना याद रखो, इसके लिए दो अलग अलग फ्लावर चाहिए, ठीक है, दो अलग अलग प्लांट चाहिए हमारे पास, और इसके लिए एजेंट की भी ज़रूरत होती है, एक्सटर्नल एजेंट। ये कुछ चीज़ें हैं, जैसे एक फ्लावर ये है, दूसरा फ्लावर ये है। हमने क्या सीखा पॉलिनेशन में, पोलन का ट्रांसफ़र हो रहा है कहाँ पे, स्टिग्मा पे। अगर वो अलग अलग प्लांट के फ्लावर हैं, सेम स्पीसीज़ के होने चाहिए, बस ये याद रखना है, सेम स्पीसीज़ अलग अलग प्लांट के फ्लावर पोलन का स्टिग्मा पे ट्रांसफ़र होना ही आपका क्रॉस पॉलिनेशन कहलाता है। इसके लिए अलग अलग एजेंट की ज़रूरत होती है, जैसे आपको दिख रहा है मधुमक्खी लेके जा रही है, तो मधुमक्खी क्या है, एक पॉलिनेटर है, एक एजेंट है पॉलिनेशन कराने के लिए, ठीक है। जैसे इसमें एजेंट और भी हो सकते हैं, जैसे विंड के माध्यम से भी पॉलिनेशन हो जाता है, ठीक है। वाटर इसका एजेंट आप ले सकते हैं, ठीक है। इंसेक्ट हो गए, तो ये सारे एजेंट हैं क्रॉस पॉलिनेशन के। तो इसमें एजेंट की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। सिंपल समझिए क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है, बस इसके लिए इतना याद रखना कि हमारे पास दो अलग अलग प्लांट हो, सेम स्पीसीज़ का होना चाहिए। एक प्लांट के फ्लावर का जो पोलन ग्रेन है दूसरे किसी प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा पे प्लेट होना चाहिए, तभी जाके फर्टिलाइजेशन होगा क्रॉस पॉलिनेशन में। सिंपल, ये कुछ मैंने आपको एजेंट बता दिए। अब इन एजेंट को अलग अलग नाम दिया गया है। अगर हम विंड के थ्रू जा रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं, वाटर के थ्रू अगर क्रॉस पॉलिनेशन हो तो उसको क्या बोलते हैं, आगे हम सीखेंगे। उससे पहले हम जान लेते हैं कि सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है। तो दूसरा यहाँ पे लिख लो, सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है। अब इसमें देखो एक चीज़ कॉमन है, क्या है, एक ही प्लांट है, दो अलग अलग फ्लावर हैं, बस उसी प्लांट के किसी फ्लावर का मेल पार्ट यानी कि पोलन ग्रेन उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे प्लेट हो जाए या फिर ट्रांसफ़र हो जाए, तो आपका सेल्फ पॉलिनेशन कहलाता है। इसके लिए कोई एजेंट की ज़रूरत है, बिल्कुल नहीं है। हैपन इन सिंगल प्लांट, बस इतना याद रखना। एग्जाम्पल के तौर पे आप याद रख सकते हैं राइस, वीट और पीस। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो कि सेल्फ पॉलिनेशन के अंडर में आते हैं। समझ गए दोनों डिफिनीशन। अब यहीं पे आपको मोड ऑफ पॉलिनेशन बता देता हूँ, ठीक है। हेडिंग डाल लो, मोड ऑफ पॉलिनेशन, मोड ऑफ पॉलिनेशन, ठीक है। तो हमने क्या देखा, बहुत सारे अलग अलग एजेंट को नाम देखे हमने। पहला हम अगर वो हो रहा है विंड के माध्यम से,
ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, एनिमोफिली। ओके, और दूसरा हमने क्या देखा, वाटर। अगर वाटर एजेंट बन के जा रहा है, ठीक है, क्रॉस पॉलिनेशन होगा वाटर के माध्यम से, तो उसको बोलेंगे हाइड्रोफिली। ठीक, अगर यही एजेंट यहाँ पे इंसेक्ट होगा तो ये आएगा इंटोफिली में। ठीक है, अगर क्रॉस पॉलिनेशन में कोई एनिमल इन्वॉल्व है, ठीक है, एनिमल एक एजेंट का काम कर रहा है, तो उसको क्या नाम देंगे, क्या मोड ऑफ पॉलिनेशन होगा आपका, जूओफिली। ठीक है, जूओफिली। तो हमने पॉलिनेशन का मेन पर्पस क्या देखा कि हमें वहाँ पे फर्टिलाइजेशन कराना है, ठीक है, जिससे सीड डेवलप हो और फ्रूट्स वगैरह डेवलप हो आगे चल के। अगर यहीं ये सब कार्यक्रम हो जाए बिना किसी फर्टिलाइजेशन के, तो उसे क्या बोलेंगे, कुछ टर्म्स हैं उसके बारे में आपको बताता हूँ। जैसे कि एक टर्म है आपका एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस, ठीक है, एपोमिक्सिस में हम क्या समझते हैं, फॉर्मेशन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन। समझ रहे हैं, देख रहे हैं यहाँ बिना किसी फर्टिलाइजेशन के, बिना किसी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ही सीड डेवलपमेंट हो रहा है, तो उसको क्या बोल रहे हैं, नाम दे रहे हैं एपोमिक्सिस। ऐसे डायरेक्टली आपके एग्जाम में डेफिनेशन बन सकते हैं, फॉर्मेशन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन इज नोन एज एपोमिक्सिस। ठीक है, अगर वहीं पे जो एम्ब्रियो है उसका फॉर्मेशन बिना किसी फर्टिलाइजेशन के हो जाए, उसको क्या नाम देंगे, पार्थेनोजेनेसिस। इसको भी लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लो, पार्थेनोजेनेसिस। ठीक है, क्या डेफिनेशन है, फॉर्मेशन या फिर डेवलपमेंट, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन। देख रहे हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो रहा है बिना किसी फर्टिलाइजेशन के, तो क्या टर्म दे रहे हैं, पार्थेनोजेनेसिस। और सीड का फॉर्मेशन बिना फर्टिलाइजेशन के, तो आपका एपोमिक्सिस। अगर वहीं फ्रूट बन जाए बिना किसी फर्टिलाइजेशन के, क्या बोलेंगे उसको, पार्थेनोकार्पी। इसको भी याद रखना, पार्थेनोकार्पी। फॉर्मेशन या फिर डेवलपमेंट, फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो ये क्या टर्म दे रहे हैं हम लोग, नाम, पार्थेनोकार्पी। इतना समझ गए कि भैया अगर हम वहाँ पे फ्रूट का फॉर्मेशन हो रहा है बिना किसी फर्टिलाइजेशन के, तो आपका पार्थेनोकार्पी में आएगा। अब देखा होगा आपने कि बहुत बार फ्रूट तो बन जाते हैं लेकिन उसमें सीड नहीं बन पाते हैं, तो ये पार्थेनोकार्पी के अंडर में अलग अलग टाइप आते हैं। जैसे नेचुरल पार्थेनोकार्पी हो गई। बहुत टाइम क्या होता है, जेनेटिक की वजह से, आपने बहुत पहले से देखा होगा कि पहले तो बनाना में सीड आती थी, कुछ जेनेटिक स्टेरिलिटी की वजह से बनाना में सीड भी नहीं आते। अब बनाना में सीड बहुत देखा नहीं होगा आपने, ठीक है। ऐसे बहुत सारे मैंगो की, ग्रेप की अलग अलग वैरायटीज़ हैं जिसमें सीड नहीं पाए जाते, तो वो अलग अलग पार्थेनोकार्पी के अंडर में आते हैं। तो इसमें हम पहला समझेंगे नेचुरल पार्थेनोकार्पी, ठीक है, नेचुरल पार्थेनोकार्पी। ओके, तो ये है, इसमें आपका डेवलप होता है सीडलेस फ्रूट। किसका ये मेन कारण क्या है, जेनेटिक स्टेरिलिटी की वजह से इसमें जो है फ्रूट में सीड नहीं डेवलप हो पाते हैं। सेकंड है आपका फैकल्टेटिव पार्थेनोकार्पी, ठीक है। इसमें भी सीडलेस फ्रूट डेवलप होते हैं, लेकिन किसकी वजह से, इन्वायरमेंटल कंडीशन की वजह से इसमें सीड डेवलप नहीं होता है फ्रूट में। कुछ एग्जांपल इसे, इसमें भी एग्जांपल लिख लो, जेनेटिक की वजह से अगर हो रहा है एग्जांपल में आपका पाइनएप्पल, ठीक है, बनाना हो गया, तो ये दो एग्जांपल इसमें याद रख सकते हैं। अगर फैकल्टेटिव पार्थेनोकार्पी हो रहा है, इन्वायरमेंटल की वजह से फ्रूट डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, तो एग्जांपल के तौर पे आप ग्रेप याद रख सकते हैं, ठीक है। ग्रेप में कौन सी वैरायटी है, थॉमसन सीडलेस, काफ़ी पॉपुलर वैरायटी है इसमें। टोमेटो भी इसमें ये इन्वायरमेंटल पार्थेनोकार्पी से करता है। सिट्रस,
ठीक है। कुछ वैराइटीज़ हैं सिट्रस की कि जो भी जिसमें सीड नहीं आपको देखने को मिलते हैं। तो ये फैकल्टेटिव में आ गया। एक है इसमें तीसरा वेजिटेटिव पार्थेनोकार्पी। ओके, वेजिटेटिव पार्थेनोकार्पी में जो आपका फ्रूट डेवलप होता है वो विदाउट एनी फर्टिलाइजेशन, इसमें जो है किसी भी एक्सटर्नल स्टिमुलेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये आपका वेजिटेटिव पार्थेनोकार्पी में आता है। एग्जाम्पल के रूप में आप इसमें बनाना याद रख सकते हैं, काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है वेजिटेटिव पार्थेनोकार्पी में। ठीक है, और इसमें एक और नाम है जिसको हम जानते हैं, जिसमें क्या होता है कि सीड तो इसमें फर्टिलाइजेशन तो होगा, पार्सली सीड डेवलप होगा, लेकिन उसका बाद में डेवलपमेंट के टाइम पे अबॉर्शन हो जाता है। ठीक है, सीड का अबॉर्शन हो जाता है, इसीलिए वहाँ पे भी सीडलेस फ्रूट डेवलप होते हैं। जैसे कि क्या नाम है इसका, स्टेनोस्पर्मोकार्पी। ठीक है, तो बस याद रखना है, इसमें भी सीड डेवलप होते हैं, इसमें फर्टिलाइजेशन होगा, इसमें सीड जो है फुल्ली फॉर्म नहीं होगा, ठीक है, पार्सली फॉर्म होगा, पार्सली फॉर्म्ड सीड। और डेवलपमेंट के टाइम पे एम्ब्रियो का इसमें अबॉर्शन हो जाता है, यानी कि सीड का इसमें जो है एम्ब्रियो का अबॉर्शन होगा तो सीड का अबॉर्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे सीड मतलब गायब, सीड तो मतलब फर्टिलाइजेशन हुआ, हाफ सीड फॉर्म हुआ, लेकिन जब ग्रोथ स्टेज आती है, डेवलपमेंट स्टेज आती है किसी फ्रूट की, तो वहाँ से उसका एम्ब्रियो का या फ्रूट सीड के साथ ले दे के निकल जाती है, यानी कि उसका अबॉर्शन हो जाता है। तो ये आपकी प्रक्रिया बताती है स्टेनोस्पर्मोकार्पी। याद रखना, इसमें सीड का यानी एम्ब्रियो का अबॉर्शन हो जाता है। तो इसीलिए इसमें भी सीड फॉर्म नहीं होते हैं, इसमें भी सीडलेस फ्रूट ही डेवलप होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे लिख लो, ग्रेप, वाटरमेलन की कुछ वैराइटीज़ हैं जो कि स्टेनोस्पर्मोकार्पी में आ जाती हैं। ठीक है, तो ये कुछ इसमें डेफिनेशन थे जो आपको याद रखने थे, मैंने आपको बता दिए। और इसके साथ जो मोड ऑफ पॉलिनेशन था उसको भी याद रखना। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कीजिए। क्या पूछ रहे हैं, द फिनोमिनन वेयर द पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन अकर विद इन द क्लोज फ्लावर प्रमोटिंग सेल्फ पॉलिनेशन इज नोन एज। बताइए, ये भी डिफिनेशन ही पूछा गया है, अलग अलग नाम दिए गए हैं आपके, क्लिस्टोगैमी, ऑटोगैमी, चेस्मोगैमी, डाइकोगैमी या फिर जाइटोनोगैमी। तो इनमें से कौन सा आंसर होना चाहिए। तो ये भी मेन डिफिनेशन से क्वेश्चन बना, ऑलरेडी ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुके हैं, इसलिए मैंने डाला हुआ है कि जो भी इंपॉर्टेंट डिफिनेशन है उनके भी आपके बारे में पता होना चाहिए। तो ऐसा जो फिनोमिना है जहाँ पे पॉलिनेशन हो रहा है, फर्टिलाइजेशन हो रहा है, किसके, क्लोज फ्लावर के अंदर ही हो रहा है। ठीक है, इसके अंदर भी सब कुछ हो जा रहा है, उसको क्या बोलते हैं। तो आगे हम समझेंगे, तो बारी बारी सारे डिफिनेशन क्लियर करते हैं। तो सबसे पहले हम समझने वाले हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर के बारे में। तो बाइसेक्सुअल को समझने के लिए नाम पढ़ लो, बाइसेक्सुअल फ्लावर यानी कि इसके नाम में छुपा है बाई यानी कि दो, दोनों सेक्सेस यानी कि मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर और फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर प्रेजेंट ऑन द सेम फ्लावर। सिंपल, एक ही फ्लावर में आपके मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों प्रेजेंट होते हैं, उसको बोलते हैं आपका बाइसेक्सुअल फ्लावर। लिख दे, क्या लिख दो यहाँ पे, फ्लावर which have both sexes male plus female are present on the same same flower। बस सिंपल डिफिनेशन है। बाई यानी कि दो, बस यहाँ से याद रख लो भैया, बाई यानी कि दो, इसको कर दो दोनों, सेक्सुअल यानी कि सेक्सेस, मेल प्लस फीमेल। तो मेल प्लस फीमेल पार्ट दोनों कहाँ पे भैया, सेम फ्लावर पे, तो आपका बाइसेक्सुअल फ्लावर। तो इसमें आपके मेल पार्ट कौन कौन से है ये आपको दिखा देता हूँ मैं, 1 मिनट रुको। तो ये आपका मेल पार्ट कौन कौन सा, आपका एंथर, ठीक है, तो उससे जुड़ा हुआ आपका फिलामेंट, ठीक है, तो इसको कंबाइंड हम लोग क्या नाम देते हैं, स्टेमेन। ठीक है, और फीमेल पार्ट में कौन कौन से, यहाँ पे देखो, ये आपका स्टिग्मा, और ये आपका है स्टाइली, स्टाइली, और ये है आपका ओरी,
और ये है आपका ओवल। तो ये सारे फीमेल पार्ट में आ जाते हैं, जिसको हम कंबाइंड क्या बोल देते हैं, पिस्टिल। बस सिंपल। तो दोनों समझ गए बाइसेक्सुअल फ्लावर क्या होता है और अलग अलग पार्ट बता दिए। नेक्स्ट टर्म देखते हैं आपका डायोसी। डायो यानी कि दो, बायो यानी कि दो हमने देखा, सेम उसी तरीके से इसीलिए बताया गया है कि डाई यानी कि दो। आपके दोनों जो होंगे मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, इनको अलग कर दिया गया है। इससे बॉयज़ स्कूल में होता है सेम उसी तरीके से। डायोसियस प्लांट आप देख रहे होंगे, फीमेल पार्ट फुल्ली अलग दूसरे प्लांट में होंगी, मेल पार्ट दूसरे कहीं दूसरे अलग प्लांट में होंगे। ठीक है, तो उनका घर जो है अलग हो गया। आपका डायोसी में आ जाएंगे। इसका डेफिनेशन मैं लिख देता हूँ। द मेल एंड फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर आर प्रेजेंट ऑन द डिफरेंट प्लांट। बस सिंपल डेफिनेशन है, समझ गए। तो ये डायग्राम देख लो, इसके लिए एग्जांपल लिखवा देते हैं। इसके लिए एग्जांपल लिख लो, पपाया और डेट पाल्म। बस ये दो एग्जांपल याद कर लो, काफ़ी है। समझ गए टर्म। अगला मोनोएसी, हमने बाइसेक्सुअल देखा, डायोएसी देखा, अब मोनोएसी पे आ गए। बस डाई यानी कि दो, मोनो यानी कि सिंगल। सिंगल प्लांट पे दोनों पार्ट मिलेंगे आपके फ्लावर के, मेल पार्ट और फीमेल, सेम प्लांट पे दोनों आपके मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों मिलने वाले हैं। मोनो यानी कि एक, ऐसी उनका घर बना दो भैया, एक घर में ला दिए। पहले ब्रेकअप हुआ था, पैचअप हो गया है पूरा। सिंपल मोनोएसियस प्लांट आप दिख रहे होंगे। इस पे आपको मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर ऑन द सेम प्लांट। तो बस डेफिनेशन यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, एक बार आप याद कर लेना। द मेल एंड फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर आर प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट। बस यही सिंपल है। एग्जाम्पल के तौर पे लिख लो, मेज आपका इसमें आ जाएगा और पंपकिन। ठीक है, ये दो क्रॉप। जैसे अगर आप देख रहे हैं, एक और डायग्राम अगर बनाया जाए यहाँ पे एक और अच्छे तरीके से समझने के लिए, ये आपका हो गया फ्लावर। ठीक है, ये फ्लावर लगा दिए, बस बताने के लिए समझा रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको एक प्लांट पे फीमेल, यहाँ पे मेल, ये फीमेल, ये मेल। तो क्या होगा, ये मोनोएसी होगा, डायोएसी होगा। तो ये आपके मोनोएसी। ठीक है, बस वही है, बोल रहे हैं कि दोनों सेक्सेस, दोनों मेल और फीमेल पार्ट एक ही प्लांट पे मिल जाए तो आपका होगा मोनोएसी। अगर यही बात यहाँ पे करते हैं, ये आपका प्लांट है, ठीक है, ये फ्लावर है, ये फ्लावर है, ये फ्लावर है, ये फ्लावर है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये मेल है, मेल है, मेल है, मेल है। तो सभी मेल हैं। एक प्लांट पे सिर्फ एक जेंडर हमने किस में देखा था, डायोसी में। तो ऐसे ही अगर एक प्लांट है उस पर सिर्फ एक जेंडर मिल रहा है तो आपका डायोसी हो गया। ऐसे कहीं दूसरा अगर दूसरा प्लांट होगा उस पर फीमेल होगा, ठीक है, तो आपका सेपरेटली डायोसी में आ जाएंगे। ठीक है, अब इसमें अगर हम मोनोएसी देख रहे हैं तो मोनोएसी में एक और टर्म आप डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि दोनों मेल और फीमेल पार्ट दोनों एक ही प्लांट पे हैं। अब क्या होता है, कभी कभार मेल पार्ट पहले मैच्योर हो जाता है और फीमेल पार्ट पहले मैच्योर हो जाती हैं, तो इनको अलग अलग नाम दिया गया है। जैसे डाइकोगमी क्या डिफाइन करता है, इसमें तो दोनों पार्ट अवेलेबल रहेंगे, मेल प्लस फीमेल, लेकिन इसमें क्या होगा, बट दे आर मैच्योर एट डिफरेंट टाइम। बस ये फ़र्क रहता है। ठीक है, मेल और फीमेल पार्ट तो दोनों अवेलेबल होंगे सेम फ्लावर पे, लेकिन वो मैच्योर होंगे अलग अलग टाइम पे। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, डाइकोगमी। ये प्रमोट करता है आपका सेल्फ पॉलिनेशन। याद रखना कि डाइकोगमी प्रमोट करता है सेल्फ पॉलिनेशन को। तो पहले अगर फीमेल पार्ट मैच्योर हो जाता है उसको बोलते हैं प्रोटोगाइनी। ठीक है, इसको नाम लिख दो, प्रोटोगाइनी। गायनी जो लास्ट वर्ड आपने देखा गायनी, इससे क्या समझते हैं कि एक पोस्ट आती है गायनोकोलॉजिस्ट, तो उसमें जो फीमेल की ड्यूटी लगती है डिलीवरी वगैरह के लिए। ठीक है, मतलब ज़्यादातर गायनी के सेक्टर में फीमेल ही काम करते हैं, तो गायनी का काम है पूरा डिलीवरी वाला काम, तो वहाँ पे वो फीमेल संभालती है। तो बस उसी टर्म से रिलेट कर लेना, गायनी यानी कि फीमेल, प्रो यानी कि पहले, जब इसमें फीमेल पार्ट, ठीक है, फीमेल पार्ट मैच्योर फर्स्ट, इसको क्या बोलते हैं,
प्रोटोगाइनी। अगर वहीं पे मेल पार्ट पहले मैच्योर हो जाता है तो प्रोटेंड्री। सिंपल, इसमें आपका मेल पार्ट मैच्योर फर्स्ट, बस सिंपल, ये याद रखना है। इसके लिए एग्जांपल बता देता हूँ। अब देखो प्रोटोगाइनी में एग्जांपल लिख लो, बनाना एंड सपोटा, बस ये 2 एग्जांपल इसके लिए। और प्रोटेंड्री के लिए वालनट और अनोना मोरिकाटा। तो प्रोटोगाइनी और प्रोटेंड्री में कोई डाउट नहीं है, सिंपल समझ गए आप लोग। डाइकोगाइमी जहाँ टर्म दिखता है समझ जाना कि दोनों पार्ट तो अवेलेबल होंगे लेकिन वहाँ पे डिफरेंट टाइम में मैच्योर होंगे। अगर पहले मैच्योर हो रहा है फीमेल पार्ट तो आपका प्रोटोगाइनी, और पहले मैच्योर हो रहा है मेल पार्ट का प्रोटेंड्री। इसमें एक और टर्म आ जाता है जिसमें जो हमने स्टाइली और फिलामेंट देखा ना, मेल और फीमेल पार्ट, वो दोनों अलग साइज़ के रह जाते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या था, मेल और फीमेल पार्ट पहले और जल्दी मैच्योर होने का अलग अलग नाम दे दिए। अब यहाँ पे उनके साइज़ में भी डिफरेंस होता है, जैसे कि फिलामेंट ज़्यादा बड़ा हो गया और स्टाइली छोटा रह गया, स्टाइली ज़्यादा बड़ा हो गया, फिलामेंट छोटा रह गया, तो उसको अलग अलग नाम है। इसको हम लोग हेट्रोस्टाइली के नाम से जानते हैं, जिसमें स्टाइली का पार्ट छोटा रह जाता है और फिलामेंट थोड़ा बड़ा हो जाता है, यानी कि डिफरेंट हाइट के हो जाते हैं, बस ये समझना है। तो यहाँ पे एक और नाम लिख लो, हेट्रोस्टाइली, ठीक है। स्टाइली हमने अभी शुरुआत में देखा, आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे हमने इस डायग्राम में क्या देखा था, ये आपका ये आपका स्टाइली है, इसमें रेसे की तरह बने होते हैं। तो ये क्या होता है, ये आपका फिलामेंट जो है और स्टाइली दोनों अलग अलग साइज़ के हो जाते हैं, यानी कि उनका हाइट जो है डिफरेंट हो जाता है। तो बस उसी को डिफाइन किया गया हेट्रोस्टाइली के नाम से, ठीक है। यहाँ पे डेफिनेशन लिख दो, आप इसको लिख लेना। व्हेन स्टाइली एंड फिलामेंट इन फ्लावर आर डिफरेंट हाइट, इट्स नोन एज हेट्रोस्टाइली। सिंपल डिफिनीशन, ठीक है, समझ गए। आगे हाँ वही हेट्रोस्टाइली के बारे में बताना था, मैंने बता दिया। ये आपका प्रमोट करता है क्रॉस पॉलिनेशन, ये याद रखना है, उसके अलावा कोई खास है नहीं इसमें, ठीक है। अगला है क्लिस्टोगैमी। इस टर्म को समझिए। अब देखो यहाँ पे शुरुआत में जो मैंने क्वेश्चन डाला था सेम इसी का डेफिनेशन था, दिखाता हूँ मैं आपको। ये डेफिनेशन देखो क्या बोल रहे हैं, फिनोमेना है, फिनोमेनन वेयर द पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन अकर विद इन द क्लोज फ्लावर प्रमोटिंग द सेल पॉलिनेशन इज नोन एज। तो ये आपको क्लिस्टोगैमी का ही डिफिनेशन है। इसमें क्या होता है, जो फर्टिलाइजेशन और पॉलिनेशन हो रहा है ना, वो क्लोज फ्लावर के अंदर ही हो रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, फ्लावर कभी ओपन नहीं होगा, उसके अंदर में ही फर्टिलाइजेशन भी हो रहा है, आपका पॉलिनेशन ही हो रहा है। तो ये प्रक्रिया आपकी क्या बोली जाती है, क्लिस्टोगैमी। सिंपल समझ गए। तो इसको डेफिनेशन के तौर पे आप लिख के रख लो कहीं पे, अगर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन अगर विद इन द अनओपन फ्लावर इज नोन एज क्लिस्टोगैमी, ठीक है। पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन occurs within the unopened flower, तो इसको क्या बोलते हैं, क्लिस्टोगैमी। सिंपल। इसके लिए भी एग्जांपल यहाँ पे याद रख सकते हैं आप लोग, पपाया और ग्रेप, ठीक है। क्लिस्टोगैमी समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। पॉलिनेशन कहाँ पे हो रहा है, फ्लावर के बिना ओपन हुए, तो यहाँ पे किसी एक्सटर्नल एजेंट की ज़रूरत है, बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा, सेल्फ पॉलिनेशन होगा, क्योंकि फ्लावर वगैरह ओपन हो नहीं रहा है, कोई अलग से प्रक्रिया होने वाली है नहीं, कहीं से पोलन उड़ के नहीं आ रहा है वहाँ स्टिग्मा के पास, तो सब कुछ क्या हो रहा है, अंदर ही हो रहा है। तो सिंपल है, सेल्फ पॉलिनेशन को प्रमोट करेगा। तो क्या प्रमोट कर रहा है, ये सेल्फ पॉलिनेशन, समझ गए। अगला देखते हैं। अब आपका चेस्मोगैमी, इसमें थोड़ा सा उसका अलग है, यहाँ पे फुल्ली ओपन या फिर जस्ट ओपन आफ्टर द फ्लावर। पॉलिनेशन कब होगा, यहाँ पे लिख लो, पॉलिनेशन अकर्स जस्ट आफ्टर ओपनिंग द फ्लावर, ठीक है। सिंपल। फ्लावर के जस्ट ओपनिंग के बाद ही इसमें फर्टिलाइजेशन हो जाता है, पॉलिनेशन हो जाता है, जिसको हम टर्म देते हैं चेस्मोगैमी। इसके लिए एग्जांपल आप मस्टर्ड का नाम याद रख सकते हैं, मस्टर्ड। अब इसमें देखो, इसमें अब फ्लावर तो ओपन हो चुका है, तो इसमें आपको ज़्यादातर आपको क्रॉस पॉलिनेशन यहाँ पे होगा, और कभी कभार आपको इसमें सेल्फ पॉलिनेशन भी देखने को मिल सकता है, बस ये याद रखना है,
ठीक है। अगला टर्म देखते हैं सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। इससे क्या समझते हैं आप लोग? सेल्फ यानी कि खुद का, इनकम्पैटिबल क्या उसके लिए खुद के लिए कंपैटिबल नहीं है? जी हाँ, बिल्कुल वही बात हो रही है कि ये उसके पास एबिलिटी नहीं है। जो हम लोग पोलन देखते हैं, पोलन के पास उतनी एबिलिटी नहीं होती है कि खुद के फ्लावर को फर्टिलाइज कर पाए। तो बस वही सेम टर्म बताया गया है, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। तो अगर किसी फ्लावर में सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है तो उसमें क्या हमने देखते हैं कि जो फ्लावर का मेल पार्ट होता है यानी कि पोलन होता है, उसके उसी फ्लावर के फीमेल पार्ट यानी स्टिग्मा को फर्टिलाइज करता है। तो जो पोलन होता है उसके पास उसकी एबिलिटी नहीं होती है फर्टिलाइज करने की। बस वही बात बोल रहे हैं जो यहाँ पे लिखा हुआ है, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी का मतलब। इसका डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, अ कंडीशन वेयर पोलन हैज़ inability to fertilize their own flower is known as self incompatibility। यानी खुद के फ्लावर को फर्टिलाइज नहीं कर पा रहा है, इतना इनकम्पैटिबल हो चुका है, उसकी एबिलिटी खत्म हो चुकी है। बस सिंपल, उसके नाम से डेफिनेशन क्लियर है। तो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी क्या प्रमोट करेगा? तो उसका भैया पोलन तो खराब हो गया, तो क्या वो फर्टिलाइज नहीं कर पाया, तो क्रॉस पॉलिनेशन की वजह से ही हमको काम चलाना पड़ेगा। ठीक है, तो बस याद रखना कि क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करता है। इसमें आपको जेनेटिक डाइवर्सिटी भी देखने को मिल सकती है। ठीक है, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी में। इसमें एक टर्म और है, मेल स्टेरिलिटी। ये भी इम्पॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। तो मेल स्टेरिलिटी की बात हो रही थी, यानी कि मेल पार्ट वहाँ से क्या होगा, गायब हो जाएगा, यानी अब्सेंट होगा या फिर नॉन फंक्शनल होगा। ठीक है, तो जो मेल पार्ट है फ्लावर का यानी कि मेल पार्ट यानी कि पोलन, तो मेल पोलन का क्या होगा, या तो वो अब्सेंट होगा या तो वो नॉन फंक्शनल होगा। तो यही दो काम तो हो सकते हैं। तो ये टर्म आपका प्रिवेंट करता है, प्रिवेंट द सेल्फ पॉलिनेशन एंड प्रमोट द क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, इसके एग्जाम्पल के रूप में आप लिख सकते हैं जैसे कि आपका सोरगम और सनफ्लावर। ओके, और नोट करके यहाँ पे लिख सकते हैं स्टार मार्क करके, इट इज़ यूज्ड फॉर हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकते हैं, थोड़ा सा घुमा फिरा के आपको अगर डीप जाना चाहा तो ये टर्म आपको दे देगा। ठीक है, क्वेश्चन में आपको टर्म मिल जाएंगे डायरेक्टली और डायरेक्ट पूछ लेगा कि भाई किससे रिलेटेड है। ठीक है, तो ये सारे टर्म आपको समझा दिए मैंने। आगे देखते हैं। तो अब आपका स्टार्ट होता है विटामिन। तो विटामिन भी आपका हॉर्टिकल्चर में है, कार्बोहाइड्रेट और विटामिन दोनों आपको याद होने चाहिए। कितनी मात्रा कंज्यूम करनी चाहिए बॉडी के लिए रिक्वायरमेंट है, और कौन कौन से विटामिन हैं, कौन सा वाटर सॉल्युबल, कौन सा फैट सॉल्युबल, और सभी के साइंटिफिक नेम, उनके डिफिशिएंसी सिम्टम्स और उनके गुड सोर्सेस क्या क्या हैं। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं। तो विटामिन पढ़ने से पहले थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट के बारे में जान लो। ठीक है, तो कौन कौन से वेजिटेबल्स में और फ्रूट में कौन कौन से क्रॉप्स हैं जिसमें आपको कार्बोहाइड्रेट की मात्रा काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। तो लिख लेते हैं, यहाँ पे एक हेडिंग डाल लो, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, पहले हम फ्रूट क्रॉप की बात करेंगे। फ्रूट में देखते हैं हाईएस्ट किस में है, हाईएस्ट रेजिन में है। ठीक है, कितना 77.3%। और सेकेंड है आपका एप्रिकॉट, ड्राई एप्रिकॉट की बात हो रही है, तो इसमें आपको 72.8% कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। और तीसरा है आपका करोंदा। ठीक है, तो ये तीन बस याद रखना। इसमें कितना 67.1%। अगर यहीं कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं वेजिटेबल्स में, वेजिटेबल्स क्रॉप में हाईएस्ट किस में मिलेगा, कसावा। ठीक है, कितना परसेंट, 38.1%। स्वीट पोटैटो दूसरे नंबर पे है, पोटैटो 28.2%। एंड पोटैटो कितना परसेंट, 22.6%। अब यही प्रोटीन का सोर्स भी डिस्कस कर लें। जो बताओ प्रोटीन का रिसोर्स कौन सा है भैया? काजू सबसे ज़्यादा प्रोटीन मिलता है, पता होगा आपको। ठीक है,
कैश्यू नट कितना परसेंट प्रोटीन होता है? 21.20%। फिर आपका आलमंड, जिम वाले ज़्यादातर यही खाते हैं ना, बादाम और काजू। और लास्ट में यहाँ पे वालनट लिख लो, वालनट, इसमें भी आपको अच्छे खासे प्रोटीन मिल जाएंगे 15.6%। ठीक है, तो ये 3 मेजर सोर्स हैं प्रोटीन के। तो कार्बोहाइड्रेट रिच सोर्स वेजिटेबल्स में और प्रोटीन के रिच सोर्स देख लो। ठीक है, अब आगे देखते हैं, विटामिन के बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पे एक पेज बढ़िया से ऐड किया हुआ है मैंने, तो इसमें आपको जितने भी वाटर सॉल्युबल और फैट सॉल्युबल विटामिन से सभी क्लियर हो जाएंगे एक ही पेज में। देखो वाटर सॉल्युबल में कौन कौन से है, बी कॉम्प्लेक्स आता है और सी आता है, बी यानी सी। अगर याद करना है तो ट्रिक में याद रखना WBC। वाटर सॉल्युबल में आपका बी और सी दोनों आ जाते हैं। WBC पता है ना आपका, वाइट ब्लड सेल, और RBC रेड ब्लड सेल। तो WBC से इसका ट्रिक बना लो, इसको याद रखना। वाटर सॉल्युबल में आपके बी यानी सी, और फैट सॉल्युबल में KEDA, इसका पूरा कंबाइन करके पढ़ो। कीड़ा आ रहा है, कीड़ा कीड़ा कीड़ा। अगर आप कहीं कीड़ा देखते हैं तो आपकी आंखें क्या हो जाती हैं, फट जाती हैं, मतलब खुली रह जाती हैं। तो उसी तरीके से आप इसमें याद रख सकते हैं ट्रिक बनाकर। अब इसमें अलग अलग देखते हैं। पहले वाटर सॉल्युबल में बी कॉम्प्लेक्स में आपका पहला है विटामिन B1, जिसका साइंटिफिक नेम क्या है, थायमीन। बेरी बेरी रोग, इससे अगर इसकी डिफिशियंसी होगी तो आपको बेरी बेरी हो जाएगा, आपकी वीकनेस आ जाएगी बॉडी में, मस्कुलर वीकनेस आ जाएगी। ठीक है, आपका वेट लॉस हो जाएगा। तो इसको ठीक करने के लिए आप काजू खाइए, वालनट खाइए और आलमंड खाइए, आपको आराम मिलेगा। ठीक है, 1.2 mg पर डे ये खुराक है आपके लिए, अगर आप विटामिन B1 के शिकार हैं तो। विटामिन B1 B2 देखिए, इसका साइंटिफिक नेम राइबोफ्लेविन। सिम्टम क्या क्या हैं, आपके स्किन जो है ड्राई हो जा रही है, लिप्स में क्रैकिंग आ रही है। ठीक है, एड़ियाँ फट जाती हैं काफ़ी लोगों को ठंडियों में। तो ठंडियों में क्या करना है आपको, बेल का जूस बना के पीना है, पपाया खाओ, काजू वगैरह खाओ। ठीक है, पाइनएप्पल खाओ, तो आपका चेहरा काफ़ी स्किन सही रहेगा। ठीक है, ड्राई स्किन नहीं होगा। बस ये याद रखना, डोज वगैरह याद मत करो, बस यही याद रखो। अब विटामिन B3 देखो, निकोटेनिक एसिड इसको बोलते हैं, साइंटिफिक नेम है इसका पेलाग्रा। नर्वस ब्रेकडाउन हो जाता है इसमें, आपको डायरिया वगैरह होना शुरू हो जाता है। ठीक है, अब पचन की मतलब अपच हो जाती है, पेट उतना सही रहता नहीं है, तो आपका विटामिन B3 की वजह से लीची खाइए, पालक खाइए, एमरैंथस लीफ खाइए, आपको आराम मिल जाएगा। विटामिन मैं डॉक्टर की तरह क्यों बोल रहा हूँ। विटामिन B6 देखिए, पायरिडॉक्सिन। तो इसके अगर सिम्टम्स हो गए तो आपकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा डाउन हो जाएगी। ठीक है, ब्रेन फंक्शन करना बंद कर देगा। तो अगर आप इसको ठीक करना चाहते हैं तो आप समर स्क्वाश खाइए, बेल पेपर खाइए, टर्निप ग्रीन, मशरूम वगैरह खाइए, मशरूम की सब्जियां, कि ये इसके रिसोर्स हैं। ठीक है, विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन। अगला देखते हैं, ये है आपका विटामिन B12 साइनोकोबालामीन। क्या क्या सिम्टम्स हैं, अनीमिया आपको हो जाएगा, अभी RBC की मात्रा जो है आपके बॉडी में घट जाएगी, कुछ ना कुछ डिसऑर्डर आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, लकवा वगैरह मार सकता है इसकी कमी से, तो साइनोकोबालामीन को ठीक करना। तो विटामिन B12 इज़ प्रोवाइडेड बाय एनिमल फूड, इट्स नॉट फाउंड इन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट। ठीक है, तो इसके लिए ये इस्तेमाल आपको करना होगा। विटामिन C देखिए, स्कर्बिक एसिड का स्कर्वी रोग इससे होता है। सबसे बड़ा सोर्स क्या है विटामिन C का, 90% विटामिन C किस में मिलता है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में। बारबडा शेरी इसका हाईएस्ट सोर्स है। ठीक है, अनोला है, गुआवा गुड सोर्स ऑफ विटामिन C। ठीक है, इतना रिक्वायरमेंट है, इतना खाइए डेली, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन की। विटामिन ए जिसे हम कैरोटीन के नाम से जानते हैं, इसका साइंटिफिक नेम कैरोटीन। अब इसमें देखो नाइट ब्लाइंडनेस होती है, रतौंधी हो जाती है लोगों को, तो विटामिन ए ठीक करके रखना है। तो भैया वेजिटेबल ज़्यादा खाइए, वेजिटेबल रिसोर्स है विटामिन ए का दैन फ्रूट। ठीक है, अभी ठंडियाँ चल रही हैं, गोभी वगैरह पालक वगैरह बढ़िया आई है मार्केट में, सब लेके आओ, खाओ जमा के। तो और कैरेट प्रोवाइड मैक्सिमम विटामिन है, तो कैरेट खाइए भैया, कैरेट में काफ़ी ज़्यादा आपको विटामिन मिलेंगे। मैंगो एंड पपाया आई हैव हायर विटामिन है इन फ्रूट। ठीक है, फ्रूट की बात करते हैं तो मैंगो और पपाया में ज़्यादा, पपाया के काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे हैं, अभी हमने शुरुआत में भी देखा। ठीक है, विटामिन B2 में भी हेल्प करता है, तो पपाया वगैरह लाइए, उसको खाइए, मस्त है। विटामिन D भैया, पूरा सूरज सबसे बड़ा सोर्स है विटामिन D का। तो रिकेट्स, पिजन चेस्ट, तो बच्चों में क्या होता है कि मतलब कि सुखंटी नहीं हो जाती, फेफड़े वगैरह दिखने लग जाते हैं, क्या बोलते हैं उसको, कुपोषण का शिकार बोलते हैं क्या, हाँ वैसा ही कुछ हो जाते हैं बच्चों में।
तो वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है, इसलिए धूप में बैठा के उनकी मालिश करो बकायदे बच्चों की। विटामिन डी इज सिंथेसाइज्ड बाय द बॉडी थ्रू द सनलाइट। तो वो सनलाइट को जब एब्जॉर्ब करता है तो खुद ही अपने आप विटामिन डी बन जाता है हमारे बॉडी में, ठीक है। तो ये सनलाइट में थोड़ा बहुत रहना चाहिए, खेलिए कूदिए, बच्चों को बोलिए बाहर जाएं खेलें। तो ये अगला देखिए विटामिन ई। तो इसमें डिफिशिएंसी देखेंगे तो मेल में आपको स्टेरिलिटी दिखती है, किडनी में थोड़ा सा प्रॉब्लम आपको दिख सकता है इसकी कमी से, ठीक है। तो इसीलिए इसको हम एंटी स्टेरिलिटी विटामिन बनाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। जो आपका स्पर्म काउंट होता है मेल में उसको बढ़ाता है, ठीक है। तो स्वीट कॉर्न इसका रिसोर्स है विटामिन ई का, इसको खाइए, बढ़िया है, रिक्वायरमेंट देख लीजिए। नेक्स्ट है आपका विटामिन के, फाइलोक्विनोन जिसका साइंटिफिक नेम है। तो ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। जैसे अगर इसकी कमी हो गई तो ब्लड क्लॉट जल्दी जमते नहीं हैं, अगर एक बार घाव लग गया तो बहते ही रहते हैं खून। तो इसकी कमी ना होने पाए तो हरी सब्जी वगैरह खाइए, गुड सोर्स है विटामिन के का, ठीक है। कुछ मिनरल्स के बारे में दिए हैं। डेली रिक्वायरमेंट कितना है मिनरल्स का, 500-600 mg पर डे। सबसे बढ़िया सोर्स क्या है मिनरल, लीची और करौंदा। ड्राई करौंदा एंड डेट आर द गुड सोर्स ऑफ द आयरन के बारे में। आलमंड, कैशू एंड वालनट आर गुड सोर्स ऑफ द फास्फोरस। तो ये कुछ एलिमेंट के नाम हैं, उनके कुछ गुड सोर्स के बारे में बता दिए, ठीक है, समझ गए। तो विटामिन यहाँ पे आपका इंड हो जाता है। अब स्टार्ट होता है आपका प्रोपगेशन मेथड, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। तो प्रोपगेशन अलग अलग मेथड है। सेक्सुअल मेथड है जिसमें वेजिटेटिव के माध्यम से प्लांट का प्रोपगेशन करने वाले हैं, और सेक्सुअल मेथड यानी कि सीड के माध्यम से करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर टेबल आपको दिख रहा होगा, इसमें आपको कौन सा सीड के माध्यम से कौन सा अलग अलग प्रोपगेशन के मेथड है। आपका हार्डवुड कटिंग, इनार्चिंग, टी बडिंग, एयर लेलिंग, शॉर्ट सकर्स। तो ये सारे जो मेथड है इनमें कौन कौन से क्रॉप आते हैं उसको आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट टेबल है, और मैंने ज़्यादा लंबा नहीं किया, अलग अलग क्रॉप जो हैं इसी में कंबाइन करके दे दिया है, आप इजीली याद कर सकते हैं। एक बार इसको समझ लो प्रोपगेशन होता क्या है। तो अभी हमने डिस्कस किया, अगर हम सीड के माध्यम से प्लांट को जर्मिनेट करते हैं, प्लांट का ग्रो कराते हैं, तो आपका किस में आता है, सेक्सुअल प्रोपगेशन में, ठीक है। यहाँ पे हेडिंग डालो प्रोपगेशन, ठीक है। इसमें दो टाइप हैं, आपका पहला है आप कौन सा, सेक्सुअल, और दूसरा है आपका एसेक्सुअल, ठीक है। सेक्सुअल में आप क्या समझते हैं, इसमें जो आपका प्लांट ग्रो होगा, प्लांट ग्रो थ्रू सीड के माध्यम से जो भी प्लांट हम ग्रो करेंगे, सीड का इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी है, बस वही सेक्सुअल प्रोपगेशन है। मेन एडवांटेज क्या है इसमें कि इसमें जेनेटिक डाइवर्सिटी मिल जाती है प्लांट की। जैसे हम पपाया ग्रो करते हैं तो उसका हम वेजिटेटिव पार्ट काट के हम ग्रो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो उसको सीड जो लगता है, तो बीज ही लाएंगे तभी हम पपाया ग्रो कर पाएंगे, समझ रहे हैं। अब इसमें डिसएडवांटेज क्या है सबसे बड़ा, कि भैया अब पपाया का बीज लगाए, अब वो पहले बड़ा होगा, जर्मिनेट होगा, बड़ा होगा, उसके बाद जब मैच्योरिटी स्टेज आएगी तब जाके वो फूल होगा, फ्रूट वगैरह देगा। तो इसमें बियरिंग का प्रोसेस काफ़ी लंबा हो जाता है, ठीक है। प्लांट टेक लॉन्ग टू बियर फ्रूट, तो यही मेन डिसएडवांटेज है। और इसमें हम रूट स्टॉक अपना डेवलप कर सकते हैं, ठीक है, अपने सूटेबिलिटी के हिसाब से नई वैरायटी बना सकते हैं सेक्सुअल प्रोपगेशन में। तो एग्जांपल के तौर पे आप इसमें पपाया और कोकोनट याद रख सकते हैं, ठीक है। अब आता है एसेक्सुअल की बात। तो प्लांट हम ग्रो करेंगे, जो हम लोग प्लांट ग्रो करने वाले हैं, प्लांट ग्रो यूजिंग प्लांट पार्ट लाइक स्टेम हो गया, ठीक है, रूट हो गया, या फिर उसका लीफ हो गया। प्लांट के पार्ट से हम लोग नया प्लांट जनरेट करने वाले हैं। तो इनमें से कुछ भी ले सकते हैं, प्लांट का रूट लेके जाओ, नया पार्ट बना लो, स्टेम लेके जाओ, लीव्स भी लेके जाते हैं। तो इस माध्यम से अगर हम प्रोपगेशन कर रहे हैं, नया प्लांट डेवलप कर रहे हैं, नया प्लांट जनरेट करवा रहे हैं, तो आपका असेक्सुअल या फिर वेजिटेटिव प्रोपगेशन में आता है, ठीक है। तो उसको अलग अलग मेथड है, जैसे आपको अगले क्लास में बताऊंगा हार्डवुड कटिंग क्या होता है, इनार्चिंग क्या होता है, टी बडिंग क्या होता है, इन सिटू बडिंग क्या होता है, एयर लेलिंग क्या है, शॉर्ट सकर्स क्या है, ऑफशूट सकर्स क्या है, ठीक है। तो इनको एक बार आपको याद कर लो, अगले नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो इमेज के साथ आपको कराने वाला हूँ। अच्छा, कुछ क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। अच्छा, इसमें मैंने डायरेक्टली आंसर ऐड किए हुए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पियर शेप्ड वेराइटी ऑफ टोमेटो।
कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए देखिए, पंत बहार जो आपका वेराइटी है किस में आता है? 1 मिनट में कलर चेंज कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पे विच आर द फॉलोइंग इज अ पियर शेप्ड वेराइटी ऑफ द टोमेटो। पंत बहार ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे ऑप्शन बोल्ड हुआ है, आंसर आप देख सकते हैं। विच आर द फॉलोइंग इज अ वेराइटी ऑफ ग्लैडुलस। तो आपका ज्वाला जो वेराइटी है ग्लैडुलस की वेराइटी है। मेन टाइम ऑफ प्लांटिंग पूछा जा रहा है। मेन क्रॉप जो आपका पोटैटो है नॉर्थर्न प्लेन में कब बुआई होती है? फर्स्ट फोर्थ नाइट ऑफ द अक्टूबर, यानी कि 15 अक्टूबर तक नॉर्थ में पोटैटो लगा देते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, लिटिल लीफ ऑफ मैंगो एंड कैसू। लिटिल लीफ ऑफ मैंगो एंड कैसू कॉज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ जिंक। ठीक है, जिंक की डिफिशियंसी से आपको मैंगो में और कैसू में लिटिल लीफ देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है, प्रॉपिंग इन बनाना इज रेफर टू। प्रॉपिंग सिंपल है आपका, प्रॉप यानी कि ये सपोर्ट देना बांस के थ्रू, गिविंग द सपोर्ट, सिंपल। ठीक है, हाँ इसमें कुछ प्लांटिंग ऑफ सिस्टम्स हैं, प्लांटिंग डिस्टेंस है और प्लांट का पॉपुलेशन है। काफ़ी इंपॉर्टेंट टेबल है इसलिए मैंने डाल दिया है, तो एक बार ज़रूर से आप याद कर लीजिए। तो बनाना में ही आपके अलग अलग वैराइटीज़ हैं। डॉर्फ कैवेंडिश है, रोबस्टा, नेंद्रन, रस्थली पुवन, कर्पूर वाली, मुंथान। तो ये सब वैराइटीज़ के प्लांटिंग डिस्टेंस दे दिए हैं। यहाँ से क्वेश्चन बना था इसलिए मैंने कहा डाल देते हैं। यहाँ पे प्लांटेशन पॉपुलेशन है, कितना नंबर ऑफ पॉपुलेशन उस स्पेसिंग में हम लगा सकते हैं एक हेक्टेयर की लैंड में। ठीक है, तो इस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। इतना याद करके आइए, अगले क्लास में प्रोपेगेशन के अलग अलग मेथड बताऊँगा। और मैंने आपके लिए जितने भी फ्रूट क्रॉप हैं, ठीक है, फ्रूट क्रॉप के लिए 1 पेजर एक माइंड मैप बना के दे रहा हूँ टेलीग्राम पे, जाके जुड़े रहिए वहाँ पे। ठीक है, तो फ्रूट क्रॉप तो खुद से करना पड़ेगा, मैं क्लासेस नहीं करा रहा हूँ फ्रूट क्रॉप के, क्योंकि वो चीज़ें रटने वाली हैं। खुद से 2-3 बार 4 बार याद करेंगे तभी चीज़ें याद होंगी। ठीक है, मैं क्लास लेकर चला जाऊँगा, आप देख के कोई मतलब नहीं है अगर आप खुद से पढ़ेंगे नहीं खुद से। ठीक है, तो फ्रूट क्रॉप पूरा आपकी जिम्मेदारी, जितने भी अलग अलग क्रॉप हैं फ्रूट क्रॉप में, वेजिटेबल्स में, फ्लावर में, वो आपको याद करने पड़ेंगे। तो अगले क्लास में क्लासिफिकेशन वगैरह करा दूंगा और कुछ नए डाटा होंगे हॉर्टिकल्चर, उसके बारे में बता दूंगा। ठीक है, और बाकी चीज़ें आपको क्रॉप वाली आपको खुद से पढ़ना पड़ेगा। तो मैं 1 पेजर का नोट दे रहा हूँ, उससे रिवीजन करिए, काफ़ी अच्छे से आपका हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्लास में यहीं पे एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। और रिजल्ट देखो, आज है 2 तारीख, रिजल्ट अभी तक कितने बज रहे हैं? 1 मिनट, 5:30 बज रहे हैं, लेकिन अभी तक रिजल्ट आया नहीं है। कल या परसों में आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो जो भी आपका रिवीजन है उसको कंटिन्यू रखिए। टेस्ट वगैरह नहीं देना, टेस्ट वगैरह ज्वाइन कर लीजिए, प्राइस वगैरह काफ़ी ड्रॉप है अभी टेस्ट पे। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तक के लिए धन्यवाद।